अच्छी बात यह है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बन चुकी है और टीकाकरण को गति देने के लिए उसकी सप्लाई भी राज्यों को तेजी से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर है कि अब भी लोगों को यह समझाना पड़ रहा है कि टीका ही कोविड से बचाव का इकलौता सबसे प्रभावी तरीका है, जबकि सच यही है। कोरोना के खौफ से लोग उबरने लगे हैं। सड़कों और बाजारों में उमड़ती भीड़ बता रही है कि लोग किस तरह कोरोना के दिए जख्मों को भुलाकर अब लापरवाह हो रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही हाल रहा तो कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक देने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के तमाम राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां लोगों को अभी भी ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और इससे बचाव का बस वैक्सीनेशन ही तरीका है। बिहार भी उन राज्यों में से एक है जहां अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते रोज इसी कड़ी में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों ने शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। कई दिनों तक चलाए गए इस अभियान में शिक्षा विभाग के कर्मियों ने शहर के लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए और लोगों से जल्द टीका लेने की अपील की। कोरोना थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और कोरोना से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और इसलिए लोगों से मेरा ये है अपील है, अनुरोध है कि सबको से अपने परिवार में, अपने समाज में सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से जलाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के सिर्फ एक ही हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है बिहार के लोग इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नवादा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। सिवान सदर अस्पताल में बच्चों के लिए शिशु वार्ड बनाया गया है, जिसमें वेंटिलेटर सहित तमाम सुविधाएं हैं। वहीं वहां सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन की भी व्यवस्था की गई है ताकि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो सके। सिवान सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता मृत्युंजय। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर सिवान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है आईसीयू में। जैसे आशंका व्यक्त ये किया जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को काफ़ी प्रभावित करेगा। मैम, तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? तीसरी लहर को तो जैसा हम लोग को गाइडलाइन है कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, तो हम लोग ने अभी वो देखते हुए 10 बेड को तैयार किया है। पीडियाट्रिक आईसीयू बनाया है जिसमें सारे ऑक्सीजन के साथ हैं, मॉनिटर्स के साथ हैं और 5 बेड में हमने अपने वेंटिलेटर के साथ तैयारी कर रखी है। कब तक अनुमान है कि थर्ड वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है? अभी तो जैसे हम लोग को गाइडलाइंस है वो तो 1-2 महीना अभी लगेगा। अगर लेकिन आता है तो हम लोग प्रशासन द्वारा जो अस्पताल प्रशासन हम लोग पूरी तरह से विथ स्टाफ, विथ जितना जैसे आपको भी मैंने बताया, और अपना स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। तो वहीं ठीक इसके बगल में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन जो आप देख सकते हैं। पहले ये हर एक वार्ड जो हर एक बेड था उसके पीछे लगा रहता था। अब थर्ड वेव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अब ये सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से जो पेशेंट तक पहुंचेगा और ये काफ़ी कारगर साबित होगा। थर्ड वेव को लेकर तैयारी की जा रही है कि अगर थर्ड वेव आता है तो उसको लेकर सिवान में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो जांच है वो पटना न जाए, यहीं पे जांच हो और ऑक्सीजन से लेकर जो शिशु बेड की व्यवस्था हो वो करने की कोशिश की जा रही है। यानी थर्ड वेव को लेकर सिवान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मूड में दिख रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने के लिए झारखंड में एक नई पहल की गई है। कोरोना संकट में जब बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो संस्कृत भारती संस्था की ओर से ऑनलाइन शिक्षा के तहत 10 दिनों की यह विशेष शिक्षा दी जा रही है। 12 से 21 जुलाई तक संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में करीब 1,500 छात्र शामिल होंगे। आज की तारीख में जब हाई प्रोफाइल लाइफ के लिए समाज इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा के पीछे भाग रहा है, तब झारखंड में दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत को संस्कार और संस्कृति से जोड़े रहने की नई पहल की गई है। संस्कृत भारती संस्थान ने वैदिक काल और गुरुकुल की तरह संस्कृत को एक बार फिर से बोलचाल की भाषा बनाने का बीड़ा उठाया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। 12 से 21 जुलाई तक संस्कृत बोलो अभियान के तहत 1,543 लोगों ने निबंधन कराया है, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों से लेकर डॉक्टर, शिक्षक, वकील और रिटायर्ड सरकारी सेवक भी शामिल हैं। इन लोगों को 12 ग्रुप में बांटा गया है और हर दिन 3 कक्षा संचालित हो रही है। यह जो अभियान है सरल संस्कृत संभाषण अभियान, यह सर्वजन स्पर्शी है। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वह भी इसमें इस वर्ग में भाग लेकर निःशुल्क संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। संस्कृत भारती संस्था भारत समेत दुनिया भर के 22 देशों में संस्कृत को प्रचारित करती है और 2013 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुका है। इस संस्थान से जुड़े लोगों का मानना है कि आज भी समाज का संस्कृत से लगाव कम नहीं हुआ, बस उसे व्यवहार में लाने की जरूरत है, ताकि इस प्राचीन भाषा को एक बार फिर से बोलचाल की भाषा के तौर पर स्थापित किया जा सके। 10 दिन में हम लोग 2 घंटा प्रतिदिन समय लगाकर और कहिए कि 20 घंटे में संस्कृत सामान्य बोलचाल सिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे जो जानना चाहते हैं वो आगे देखते हैं और इसी रूप में संस्कृत को बोलचाल की भाषा हम बनाने के लिए लगे हुए हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। वेदों में इसका साफ तौर पर उल्लेख भी है, पर आज संस्कृत भाषा को लोग भूल रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं और इसी दूरी को पाटने की कोशिश संस्कृत भारती की इस नई पहल में दिखती है। जरूरत है संस्कृत के साथ जुड़ने और इस प्राचीन भाषा को वर्तमान की भाषा बनाने की। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में समय के साथ 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन का मसला गहराता जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी अपने चरम पर है। जेएमएम इस मुद्दे पर चुप है, जबकि कांग्रेस की बेचैनी को बढ़ा रही है। राज्य सरकार गठन के 1.5 साल बाद आलम यह है कि समिति गठन के सवाल पर भी सत्ताधारी दल के पास कोरोना संक्रमण का बहाना छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद हर बार झारखंड में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की नजर 20 सूत्री से लेकर निगरानी समिति के गठन पर टिकी होती है। चुनावी समर में कार्यकर्ताओं के दम पर जीत दर्ज करने वाले विधायक या तो मंत्री बन जाते हैं या विधानसभा समिति के अध्यक्ष। जो कुछ न बन पाते उनकी नजर बोर्ड, निगम और आयोग पर होती है, यानी विधायक जी का लॉटरी लगना तो तय है। पर झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं का क्या? शायद इसी सवाल पर राजनीतिक जवाब है 20 सूत्री और निगरानी समिति का गठन। कहने को तो विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार पर विराम लगाने की ये कोशिश होती है, पर असल में कार्यकर्ताओं को पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। गंभीरता से मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी लगे हुए हैं और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम साहब ने लगातार मुख्यमंत्री जी से बात की है। 1-2 दिनों में उनके तरफ से भी लोग नामित हो जाएंगे और हम समझते हैं कि इसी महीने 20 सूत्री और निगरानी का गठन हो जाएगा।
झारखंड कांग्रेस ने 20 सूत्री और निगरानी समिति का फॉर्मूला तय करने के लिए करीब 5 महीने पहले 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कई बार कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने इस मुद्दे पर हाजिरी भी लगा चुके हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं। अभी तक जेएमएम की ओर से इस फॉर्मूले को तय करने के लिए अपने सदस्य का नाम भी नामित नहीं किया जा सका है। जब तक सत्ताधारी दल के लोग समिति गठन का फॉर्मूला तय नहीं करेंगे, तब तक ये मुद्दा यूं ही लटका रहेगा। हालांकि अब जेएमएम अब इस दिशा में जल्द ही बड़ी पहल का दावा कर रही है। कार्यकर्ताओं की आवाज या घटक दलों की बातें सामने आ रही हैं, तो उन सभी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर कवायद चल रही है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इसमें कुछ आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी। हम लोगों को भी जो पता है, इसमें बहुत जल्द कार्रवाई होगी। झारखंड में सिर्फ 20 सूत्री या निगरानी समिति के गठन पर ही पेंच नहीं है, बल्कि बोर्ड निगम के अध्यक्ष पद की खाली कुर्सी भी सत्ताधारी दल के नेताओं को बेचैन कर रही है। सत्ता में शामिल एक खेमे को ये लगता है कि इसके बंटवारे से आपसी खटास बढ़ेगी, तो दूसरे खेमे को ये विश्वास है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी का ग्राफ गिरेगा। अब देखना है कि इस उलझन को सत्ताधारी दल कितनी जल्दी सुलझाने में कामयाब होते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार